ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वन शॉट। तो मैक्सवेल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले मैक्सवेल का पूरा नाम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। अब जो करंट के वायर में जो करंट चलता है ना, जो किसी भी बैटरी से कनेक्ट करोगे एंड वायर में जो करंट फ्लो करता है, दैट करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस एंड सच करंट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। तो जो करंट वायर में फ्लो करता है किसी भी करंट के वायर में, दैट करंट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। अब यहाँ पे कैपेसिटर का प्लेट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से जाते हुए करंट ऐसे जाते हुए ऐसे जाके ऐसे फ्लो कर रहा है इन द वायर। तो दिस करंट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, जो वायर में फ्लो करता है। अब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में देयर इज ए गैप। ऑब्वियसली गैप में करंट तो, नॉर्मल करंट तो गैप में नहीं फ्लो कर सकता। तो इनिशियली वी थॉट कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है, देयर इज नो करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ओनली करंट इज इन द वायर विच इज कॉल्ड कंडक्शन करंट आईसी। यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो इसी थ्योरी को चेक करने के लिए लेट अस पुट एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो एक बार एम्पेयर सर्किटल लॉ के लिए एक बार एक सरफेस चूज करेंगे ऑन द वायर। तो यहाँ पे ठीक है, वायर के ऊपर एक सरफेस चूज करेंगे, ग्रीन वाला सरफेस। एक और सरफेस चूज करेंगे ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर। तो ये हो गया मेरा S2 वाला सरफेस कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर। अब दोनों केसेस में लगाएंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ। एक बार ग्रीन वाले के लिए लगाएंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ इज V डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब ग्रीन वाले के अंदर तो करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज ऐसी, तो यहाँ पे आई लिख लिया, तो म्यू नॉट आई। अब जाते हैं सेकंड सरफेस में, येलो सरफेस। येलो सरफेस पे जब हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएंगे, तो येलो सरफेस पे तो अकॉर्डिंग टू अस देयर इज नो करंट। हमारे हिसाब से करंट कहाँ पे है, सिर्फ वायर पे चल रहा है, क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एयर है, कुछ नहीं है, गैप है, तो वहाँ पे करंट हमारे हिसाब से नहीं है। तो जब हम कैपेसिटर के प्लेट को सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ पे करंट कितना होगा, जीरो। तो ये आ गया जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। हेंस वी आर सीइंग कि सरफेस S2 पे, यानी हमारे येलो वाले सरफेस पे, एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट वैलिड। तो इस इनकॉन्सिस्टेंसी को हटाने के लिए मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो मॉडिफिकेशन एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। तो जब मैक्सवेल ने एक स्मॉल कंपास बिठाया था बिटवीन द गैप ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इट शोज डिफ्लेक्शन। यानी जब मैक्सवेल ने कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में एक कंपास नीडल रखा, तो उसने डिफ्लेक्शन शो किया। अब मैग्नेट कंपास नीडल कब डिफ्लेक्शन शो करता है, जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी अगर तुम्हारे प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच में कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। यानी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहाँ पे करंट भी होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस भी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे जो करंट जा रहा है, उस करंट को मैक्सवेल ने डिस्कवर करके उसका नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इनिशियली जब हमने कहा था कि यहाँ पे कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करता, वही चीज़ हमें पहले मानते थे कि यहाँ पे कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बट मैक्सवेल फाइनली शोड कि यस देयर इज करंट एंड दिस करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ क्यों रहा है, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो उस करंट को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एम्पेयर एक्सवेल ने एम्पेयर सर्किटल को मॉडिफाई करके क्या किया, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग म्यू नॉट आई, अब हम कहेंगे म्यू नॉट आई सी, यानी वायर का करंट, प्लस आई डी, कैपेसिटर के प्लेट के बीच का करंट। यानी टोटल करंट अब क्या होगा, आई सी एंड हियर इज आई डी। तो टोटल करंट इज आई सी प्लस आई डी। तो दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल। आईडी का वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट करंट, ये जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो हमने नया करंट डिस्कवर किया है, उसका एक फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई बाई डी टी, जहाँ पे फाई है फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी पाई बाई डी टी, डी टी इज टाइम। तो हम ऊपर वाले इक्वेशन में आईडी की जगह ये नया वैल्यू लिख के, दिस इज द मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ। अब ये पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड द प्लेट। तो एक कैपेसिटर के प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बट कैपेसिटर के प्लेट के बाहर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये याद रखना। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चैप्टर 2 में मिल चुका है हमें। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कह सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। पाई इक्वल्स टू ई इंटू ए। ई का वैल्यू क्या है, क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। जब करेंगे तो ए कट जाएगा, बचेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें मिल गया ई फाई का इक्वेशन, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब लेट अस से q is the charge on the
प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का जो प्लेट है उस पर चार्ज रखा हुआ है Q। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो करंट होगा ID, दैट ID इज dq by dt। या और ID क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम ऑलरेडी पता है हमें फ्लक्स इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होगा, इक्वेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों साइड में डी फाई बाई डी टी कर देंगे, यानी डी फाई बाई डी टी, यानी इधर भी डी टी टी। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे सजेगा। हमें पहले से ही पता है कि आई डी इज डी क्यू बाई डी टी। अब अगेन फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी ऊपर प्रूफ हुआ है। दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे, डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यानी डी क्यू बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। तो ये आ गया यहाँ पे इक्वेशन। यहाँ से डी क्यू बाई डी टी मतलब करंट, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डी क्यू बाई डी टी इज, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दो, ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको यहाँ पे भेज दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हट गया। तो मिल गया हमें डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी इज व्हाट, डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट आई डी। तो वहाँ से हमें मिल गया आई डी। तो डी क्यू बाई डी टी को हम आई डी लिख सकते हैं, तो आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, जो वहाँ पे अभी अभी मिला था ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन का प्रूफ। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंसिडर कैपेसिटर आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देयर इज कंडक्शन करंट आईसी। तो कैपेसिटर के प्लेट के बाहर जो वायर है ना, उस पर कंडक्शन करंट होगा आईसी। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर करंट इज कॉल्ड आईडी। एरिया बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज इनसाइड द कैपेसिटर, देयर इज डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज दैट ऑफ इंडक्शन करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और इंडक्शन करंट सेम चीज है। डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन, difference between conduction and displacement current, it arises due to fixed charge, conduction current due to fixed charge, and displacement current due to charge in electric field। ठीक है, conduction current due to charge in electric field, change in electric field, सॉरी। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों जन्म होता है या आईडी क्यों आ रहा है, बिकॉज कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आईडी का जन्म हुआ है। तो आईडी इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वहाँ पे आईडी का वैल्यू 0 होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, वहाँ पे आईडी का वैल्यू मिलेगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, वहाँ पे आईडी एग्जिस्ट नहीं करता। पर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, वहाँ पे आईडी मिलेगा। It can be some scenarios where there will be only conduction current, in some cases there will be only displacement current। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिर्फ कंडक्शन करंट मिले, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट मिले। कंडक्शन करंट क्या होता है, जो वायर में फ्लो करता है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में फ्लो करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज चेंजिंग विद टाइम। टू प्रूव आईसी इक्वल्स टू आईडी, तो दिखाते हैं कि आईसी और आईडी इक्वल है। ई का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला मिल चुका है, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, यानी क्यू बाई ए। तो यहाँ से हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलरेडी वी नो कि फ्लक्स इज व्हाट, ई इंटू ए। यहाँ से हमें ई फाई का इक्वेशन मिल गया। अब आई डी का मतलब क्या होता है, आई डी इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो अगर ये डी फाई बाई डी टी है, तो इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी डी टी। फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाई की जगह लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस फाई की जगह हमने लिख लिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आके इसके साथ कट गया। अब बचेगा डी क्यू बाई डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी इज कंडक्शन करंट, वी ऑलरेडी नो दैट। तो आई डी एंड आई सी आर इक्वल। तो आई डी भी डी क्यू बाई डी टी, कंडक्शन करंट भी डी क्यू बाई डी टी, यानी दोनों इक्वल है। प्रूविंग मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लो। तो फिर से हम वही वाला सर्फेस में जाएंगे जो पहला वाला डायग्राम था हमारा, ये वाला डायग्राम, इस वाला डायग्राम पे। ठीक है, फिर से इस वाला डायग्राम, यही S1 यही S2। S1 के लिए करंट कौन सा होगा, IC। S2 के लिए अब हमें नया करंट मिल चुका है। अब हम S2 के लिए कौन सा करंट चूज करेंगे, S2 के लिए वी विल चूज ID, और S1 के लिए वी विल चूज IC, बिकॉज S1 तार के ऊपर है, तार में करंट कौन सा होता है, I कंडक्शन, और S2 प्लेट के ऊपर है, उसमें करंट कौन सा होता है, ID, I डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम वायर पे जाएंगे, तो जब सरफेस S1 लेंगे यानी वायर के ऊपर, तब ID का वैल्यू होगा 0, बिकॉज वायर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं एग्जिस्ट करता। तो एम्पेयर सर्किट लो इक्वल्स टू IC प्लस 0। ठीक है, तो 0 बिकॉज ID इज 0 ऑन द वायर। इस जगह पे ID एग्जिस्ट नहीं करता, तो ID इक्वल टू 0, तो हमें सिर्फ IC मिला। सिमिलरली जब हम S2 में जाएंगे यानी कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर, वहाँ पे IC एग्जिस्ट नहीं करता, तो IC का वैल्यू 0, सिर्फ ID बचेगा। तो सेकंड केस में एम्पेयर सर्किट लॉ आया म्यू नॉट आईडी, पहले केस में म्यू नॉट आईसी। अगेन आईडी एंड आईसी आर इक्वल, ये तो हमें पहले से पता है। तो अगर आईडी एंड आईसी इक्वल है, तो दोनों केसेस में एम्पेयर सर्किट लॉ का आंसर सेम आ रहा है,
because this is also mu naught IC, this is also mu naught ID, and IC and ID are equal. So Ampere-Circuital law is valid. Inferences that can be drawn from above discussion: conduction and displacement current individually are discontinuous. Discontinuous क्यों? Because कंडक्शन यहाँ तक फ्लो करता है, फिर ब्रेक हो जाता है, आईडी यहाँ तक ब्रेक चलता है, उसके बाद ब्रेक हो जाता है. तो आईसी यहाँ तक चला, फिर ब्रेक, फिर बीच में आईडी, फिर अगेन आईसी. तो इट इज डिसकंटिन्यूअस. इंडिविजुअली दे बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यू नहीं होता. आईडी यहाँ तक चलता है, फिर बंद हो जाता है. आईसी यहाँ से जाता है, फिर पूरे वायर में आईसी जाता है, बट बीच में अगेन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है. तो बोथ आर डिसकंटिन्यूअस. द डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रिसाइजली इक्वल टू कंडक्शन करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का वैल्यू सेम होता है. ये अभी प्रूफ हुआ है. The displacement current arises due to change of electric flux or electric field between the plates of the capacitor. ये भी हमने कहा है कि इंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों जन्म होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. जस्ट एज कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कंडक्शन करंट की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. और उसी मैग्नेटिक फील्ड को तो मैक्सवेल ने कॉम्पास नीडल से चेक किया था. तो दैट इज ऑल द 4 पॉइंट्स. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, मान लो अगर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उसके परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा. ठीक है, परपेंडिकुलरली यानी एक अगर इस एक्सिस पे है तो दूसरा अलग एक्सिस पे होगा. ठीक है, 90 डिग्री अपार्ट. यानी एक खड़ा है तो दूसरा सोया हुआ है. तो रेड वन अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ग्रीन वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. तो उसका फॉर्मूला है C = 1/μ0ε0. ठीक है, μ0ε0, जहाँ पे μ0 का वैल्यू भी हमें पहले से पता है. μ0 इज व्हाट? 4π × 10⁻⁻⁷. एंड ε0 का भी तो पता है, 8.854 × 10⁻12. तो वहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें ε0 और यहाँ पे मिल जाएगा μ0. अब मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू C. तो ये वाला रिलेशन भी याद रखना, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट C. कांस्टेंट C यानी स्पीड ऑफ लाइट. तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अ कांस्टेंट टर्म कॉल्ड C. इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ε0 E². फॉर्मूला याद रखना. मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ B² μ0, जहाँ पे B है मैग्नेटिक फील्ड. तो 2 फॉर्मूला ही चाहिए और कुछ नहीं. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन फ्री स्पेस. सारे तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में सेम स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं, यानी C से. एवरीवन मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट. मैक्सवेल के 4 इक्वेशन. पहला है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमें मिल चुका है. गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये भी हमें मिल चुका है, जहाँ पे वो 0 होता है. क्यों 0 होता है? because in case of magnetism number of flux entering equals to number of flux exiting हमेशा, because नॉर्थ से साउथ में आके घुसेगा, नॉर्थ से निकलेगा. तो हमेशा नंबर ऑफ फ्लक्स एग्जिटिंग इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लक्स एंटरिंग. तो इट इज ऑलवेज 0. फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी मैक्सवेल ने दिया था, E = dϕ/dt. एंड द लास्ट वन इज एम्पियर-सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड वर्जन, IC + ID. तो ये 4 इक्वेशन है मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो कभी कभी लिखने में आते हैं. In 1865, Maxwell predicted the existence of electromagnetic waves on the basis of mathematical equation called Maxwell's equations. ठीक है, 1865 में हुआ था. 7 years after Hertz experiment, Jagdish Chandra Bose also became successful in producing electromagnetic waves of wavelength in the range. ठीक है, तो जगदीश चंद्र बोस ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काम किया था. बस ये नाम याद रखने के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ साइनसोइडली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो देखो यहाँ पर जैसे एक होगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है. देखो पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है. तो इट इज टाइम वेरिंग, यानी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है. और यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, एंड दे आर एक्टिंग राइट एंगल्स टू ईच अदर. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे आगे जा रहे हैं इस तरह से. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, हमें दिख रहा है ये लोग ट्रांसवर्स वेव्स हैं. और इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसा होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जो मूव कर रहा है ना मेरा वेव, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी योर मोशन का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. यानी तुम्हारा डायरेक्शन है E × B वेक्टर का डायरेक्शन. याद है क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कहा था,
कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर हमेशा परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या हमारे प्रोपगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन कौन सा है? इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें ये वाला डायरेक्शन मिलता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स द आंसर इन अ डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन अगर हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी अगर वेव ट्रेवल कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वेव जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, देन अगर ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अलोंग वाई एक्सिस है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर टू बोथ डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यानी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस। This means wave propagation x-axis, electric field y-axis, magnetic field z-axis. Because of this, EM waves are transverse waves in nature. Electric field of EM waves, तो EM waves को represent कैसे करते हैं? Using this equation, E equals to E naught sin kx minus omega t. यहाँ पे EY है किसी भी एक particular time में उसका displacement, जैसे मान लो तुमने इस टाइम पे चूज किया तो this is the displacement, तो this will be EY. E naught is the maximum possible displacement, जितना maximum जा सकता है तो E naught, और ओमेगा है वेलोसिटी, टी है टाइम। ठीक है, तो जैसे एसी में किया था वैसा ही है। तो ई वाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो एक्स डिनोट करता है किस डायरेक्शन में वेव जा रहा है। ठीक है, वेव नंबर, ये जो के है ना, के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, के का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लेमडा, इसको बोलते हैं वेव नंबर, कितने नंबर का वेव है। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सेम इक्वेशन, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस है तो बी जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है तो ई वाई, इक्वेशन इज एक्जैक्टली सेम। तो बी जेड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस और एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो जो हम इक्वेशन लिखते हैं वहाँ पे बी जेड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जेड का डिस्प्लेसमेंट है, जैसे इस टाइम पे जेड का डिस्प्लेसमेंट इतना है तो ये हो गया बी जेड। जेड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको बोलेंगे बी नॉट। ठीक है, तो बी जेड बी नॉट, क्योंकि ये साइनसोइडल वेव है तो साइन, अब के होता है वेव नंबर इनटू वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है एक्स माइनस वेव का वेलोसिटी इनटू टाइम, ओमेगा इज वेव का एंगुलर वेलोसिटी इनटू जिस टाइम पे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो टाइम। तो ये दो इक्वेशन याद रखना टेक्निक। तो यहाँ से अगर वेव नंबर निकालने बोले तो मुझे के निकालना है, ओमेगा निकालने के लिए बोले तो ओमेगा निकालना है, वट एवर यू आस्क इन द क्वेश्चन वहां से हम निकाल सकते हैं इजीली। Pointing vector. Pointing vector is the electromagnetic wave propagates the transport energy. So the energy transported by the electromagnetic wave per second per unit area. तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर सेकेंड, हर सेकेंड में हर यूनिट एरिया में, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, सिंपल है, कितना एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। Next, intensity of electromagnetic wave. It is defined as energy crossing per second per unit area of a surface that is held perpendicular to the direction of propagation of wave. ठीक है, तो ये हो गया कि पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितना लेके जा रहा है, एंड इट इज पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर अ सरफेस दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द वेव। ठीक है, तो इसका बस डेफिनेशन चाहिए, पॉइंटिंग वेक्टर का डेफिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन, और कुछ नहीं। फिर आ जाते हैं टॉपिक के लास्ट पार्ट पे, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो अलग अलग टाइप के वेव्स हैं। तो हमें बेसिकली इन वेव्स की स्टोरी को ना एक बार रीडिंग देना है और कुछ नहीं, ऑल यू हैव टू डू इज गिव वन रीडिंग। यहाँ से स्पेशली क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, कि गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे ये कैसे प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ये कभी कभी पूछता है। कभी कभी इनको डिटेक्ट कैसे करते हैं वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग वेव्स के बारे में कुछ कहानी दिया हुआ है, तो मैं बस वो एक बार रीडिंग देना है, यहाँ से कुछ सीखना वीखना नहीं है। दिज आर जस्ट जनरल नॉलेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ से कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, दिज आर जस्ट जनरल नॉलेज, जान के रखना है। ठीक है, इंफ्रारेड हीट में यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, बस इतना ही। ओके, तो दिस इज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।